Morning students, I am Shahi sir with your economics classes. How are you beta? I hope you will be fine. I am also fine. So today we have discussed on small scale industries. And the last classes we have discussed on the topic of IPR 1956. In these policies we have discussed about the licensing pranali, public sector and private sector इंडस्ट्रियलाइजेशंस के ऊपर जो बात की थी। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल कंसेशंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने हॉलीडे टैक्स है या फिर सब्सिडीज़ कंसेशन है उसके बारे में बात की थी। तो टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, बट आई हैव ऑलरेडी डिस्कशन ऑन डैट कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। रीज़न यही था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो उसको पब्लिक सेक्टर में डेवलप किया गया था। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया था, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव एन नीड अ लॉट ऑफ मनी। सो प्राइवेट इन्वेस्टर तो नहीं कर सकते थे उस दौरान, क्योंकि डिमांड नहीं थी। प्राइवेट इंडस्ट्रियल जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सोशल जस्टिस का उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमें चाहिए थी कि सोशल जस्टिस भी हो, इसलिए सरकार ने लीडिंग रोल प्ले किया था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशंस इस्टेब्लिश्ड की थी। दूसरा उसका एक मेन रीज़न ये था बेटा, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो हर जगह सेटअप नहीं हो सकती थी, बिकॉज दे हैव नीड अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। तो एक तो उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरा, द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप ओनली दोज प्लेसेस वेयर दे कैन गेट इजीली रॉ मटेरियल। तो जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकता था, उन इंडस्ट्रियों को वहीं पर स्थापित किया गया। राउरकेला, भिलाई, तो क्या था, ये स्टील फैक्ट्रीज़ थी, क्योंकि इनको वहाँ से रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इजीली मिल जाता था। दूसरा रीज़न ये था कि इनको हम इजीली कहीं से दूसरी स्थान पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। तो अब हमें चाहिए था कि ऑल इंडिया के अंदर सभी पार्ट्सों में, सभी स्टेटों में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होगी तो जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर जोर दिया था। दूसरा ये था कि जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, पैसे की ज़रूरत तो थी ही, हर क्षेत्र में हम उसको डेवलप भी नहीं कर सकते थे और वो हमारे लिए फुलफ़िल नहीं थी, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस उसको पूरा करने के लिए। सो गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड दैट टू इस्टेब्लिश द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो सो टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। बेटा हेडिंग राइट डाउन कर लीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हमारा हुआ था तो दो तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हम हर जगह स्थापित नहीं कर सकते थे, उसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी, इसलिए कुछ ही स्थानों पर कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जो लार्ज स्केल की थी। दूसरा था हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशंस। व्हेन वी हैव डेवलप्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशंस, दे हैव नीड ओनली 5 लाख रुपीज़। यानी 1950-51 में जो था वो 5 लाख तक की जो इंडस्ट्री थी उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे। बट डू यू नो अब क्या है? चलो मैं अब 5 करोड़ कर दिया है, जिनकी पूंजी 5 करोड़ है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशंस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया। उस समय इसकी जो पूंजी माफ़ी गई थी वो 5 लाख थी। 5 लाख तक की पूंजी वाले इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे। उसके बाद था बेटा, बात आती कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कैरेक्टर क्या थे। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर था, जो इसकी विशेषता थी, वो ये थी कि इट्स लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉइंग फ्रेंडली। पॉइंट लिख लेना, लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली।
देखिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसके अंतर्गत लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उसमें जो काम होता था वो ज़्यादातर मशीनों से होता था। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग थे इनके अंदर लोगों से काम किया जाता था। अब इसमें हमारी प्रॉब्लम ये सोल्व हो गई थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया था, इसीलिए इसको हम एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली भी कहते हैं। तो इसका पहला करैक्टर ये था कि ये हमारी जो काफ़ी हद तक जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उसको हल करने में इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी रोल प्ले किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव थी और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली थी। काफ़ी हद तक जो है गाँव के अंदर देखो 5 लाख रुपए की इंडस्ट्री आप कहीं भी स्थापित कर सकते थे, तो वहाँ पर जो उस एरिया के लोग, पर्टिकुलर उस एरिया के जो लोग थे उनको उसमें काम मिल जाता था। ठीक है, तो वो जो उनकी बेरोज़गारी की जो दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई, तो उनको रोज़गार मिल गया। अब इससे क्या था कि रोज़गार जब मिल गया था तो उनकी उनकी अर्निंग एक सोर्स बन गया था, और जब अर्निंग उनकी बढ़ती है तो वो दूसरे जो प्रोडक्शन होते हैं, जो अदर इंडस्ट्रीज़ के होते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होने से, एक इंडस्ट्री को स्थापित करने से वो कई सारी इंडस्ट्रियों के लिए डिमांड क्रिएट कर देती है। दूसरा था बेटा SSI, शो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी ना वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, वो उसी जगह स्थापित होती थी जहाँ उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, उसको फिर हम दूसरी जगह सेटअप नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि हम अभी यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल है, कुछ दिनों तक हम यहाँ सेटअप कर लेंगे, आफ्टर डैट जब हमारा यहाँ से रॉ मटेरियल फिनिश्ड हो जाएगा तो हम इसको उठाकर दूसरी प्लेस पर इस्टेब्लिश कर देंगे, ऐसा नहीं था। वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, दैट्स इम्पॉसिबल था। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी थी। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी में क्या मतलब था, अभी यहाँ अगर काम है तो उनको हमने यहाँ सेटअप कर रखा है, उसके बाद यहाँ हमारा रॉ मटेरियल फिनिश हो गया, यहाँ काम हो गया, तो उसको उठाकर हम दूसरी जगह सेटअप कर देते थे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा क्रेशर प्लांट होते हैं, अभी यहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ क्रेशर प्लांट आकर इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है, 2 साल यहाँ चला, यहाँ के लोगों को काम मिला। अब क्या यहाँ का वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब हमें लगा कहीं और जगह, फिर हमने इसको यहाँ से वाइंड अप किया और वो दूसरी प्लेस पर उसको इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इसका, ये जो है ना लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं थी। तीसरा है बेटा SSI, नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत अधिक मुद्रा की ज़रूरत होती थी, जो पॉसिबल नहीं था। कुछ एक घराने थे जैसे टाटा एंड बिरला थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, बट हर स्थान पर ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसके लिए पैसे की कम ज़रूरत होती थी, 5 लाख रुपए में इस्टेब्लिश्ड हो जाता था। तो यहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो कि एक हमारे अंडर कंट्रोल था और वो हम कर सकते थे और ऐसा किया भी था। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स थे जो SSI के थे, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर में पूछ लेते हैं, तो ज़्यादातर पूछ लेते हैं, नहीं तो 1-2 नंबर में तो 100% पूछते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी है, 1951 में कितनी थी, अब कितनी है। तो 1951 में हमारी 5 लाख थी, अब हमारी 5 करोड़ बढ़ा दी गई है। तो या पूछ लेते हैं इसके करैक्टर क्या थे, क्यों इस्टेब्लिश की गई थी। वो कई तरह से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन को, क्यों इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसका रीज़न आप लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है देश के हर एक कोने में लार्ज स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दे हैव नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने उसके काम को पूरा किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, लेबर इंटेंसिव थी, तो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, उस समय की जो सिचुएशन थी वो एक्चुअल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही वहाँ पर हमारे लिए सूटेबल थी। इसलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया। ऐसे जो कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा दिया गया, उनको प्रोत्साहन दिया गया। तो इस वीडियो में मेरे बेटा आज यही क्वेश्चन है, उसको एक ध्यान से देखना है आपको और समझना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस देन वी हैव डिस्कस टू मी। उसके बाद थोड़ा सा अगला इसका ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है इसी में कि जो हमारी साइलेंट फ्यूचर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रेजुलेशंस या ग्रोथ ड्यूरिंग द 1951।
से लेके 1990 तक उसमें क्या अच्छे प्रभाव पड़े थे, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ये लेसन हमारा जो 4th चैप्टर था वो फिनिश हो जाएगा। तो बेटा बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट भी थे और बहुत सारे हमारे गुड इफ़ेक्ट भी थे। तो एक बार देखना है वो गुड इफ़ेक्ट बहुत सारे थे, क्योंकि एक तरह से बिग पुश हुआ था। डैट्स की गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक सेक्टर लीडिंग कर रहा था। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि वी हैव नीड अ लॉट ऑफ मनी, लो डिमांडेड। तो इन दिस सिचुएशन द प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैड नो नीड टू इंटेंसिव टू इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर ने वहाँ पर लीडिंग किया था। तो उसमें क्या था कि हमारा बिग पुश, इसका रीज़न ये हुआ था कि हमारा 6% की ग्रोथ के समथिंग हमने विकास किया था। तो उससे पहले मैंने आपको सिचुएशन बताया था कि हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, ग्रोथ हमारी 0%, 0.5% थी। तो बहुत अच्छे प्रभाव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए थे, हमारी ग्रोथ हमारी बढ़कर 6% हो गई थी। जहाँ पर अभी हम इंपोर्ट कर रहे थे उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करने लग गए, काफ़ी हद तक हम सेल्फ रिलायंस हो गए थे। फिर इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट ये थे कि जिन चीज़ों का हमने इंपोर्ट करने वाली चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन तो किया था, लेकिन हमने एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट नहीं किया था। बैड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा ये था कि हम जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कंपटीशन नहीं कर पाए। हमने क्या था कि एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि हमने जो इंपोर्ट वाली चीज़ थी उनके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया था और उन चीज़ों को अपने यहीं प्रोडक्शन किया था उनका। लेकिन हमने अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनको प्रोटेक्ट किया था। लेकिन बैड इफ़ेक्ट ये हुआ उसका कि प्रोटेक्ट करने का, हम प्रोटेक्ट तो करते रहे, इंपोर्ट को तो हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे, हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत बड़े इफेक्ट थे इसमें। तो ये इसके कुछ बैड इफेक्ट थे, कुछ अच्छे इफेक्ट थे। अच्छे इफेक्ट तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, करेक्टर थे वो सारे, इसके गुड इफेक्ट ही थे। तो ये सब चीज़ें थी। यहाँ पर लास्ट में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 5th चैप्टर। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप केयरफुली वॉच करेंगे, इसको समझेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होंगी देन आप मेरे से जो है क्वेश्चंस करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे।